नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी पर। आज हम इन्हीं जीवनदायिनी जलधाराओं की बात करने वाले हैं। देखो, मध्य प्रदेश को अक्सर नदियों का मायका कहा जाता है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आखिर पूरे भारत में सिर्फ इसी राज्य को मायका क्यों कहा जाता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई काव्यात्मक नाम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस भौगोलिक विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? देखो, मध्य प्रदेश का जो पूरा भूभाग है वो असल में एक ऊंचे पठार यानी सेंट्रल हाईलैंड्स की तरह काम करता है। ये एक तरह का विशाल वाटर टावर है। मतलब एक बहुत बड़ी पानी की टंकी जैसी संरचना। हाँ, कह सकते हैं। और जब हम इसे मायका कहते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि ये वो जन्मभूमि है जहां से भारत की कई सबसे महत्वपूर्ण नदियां पनपती हैं। मायके में जन्म होता है और फिर नदियां वहां से निकलकर अलग अलग दिशाओं में दूसरे राज्यों की ओर विदा हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है ना? लेकिन मायके का मतलब सिर्फ पानी का उद्गम नहीं है। ये जलधाराएं जब यहाँ से निकलती हैं तो अपने साथ इस पूरे राज्य का भूगोल, यहाँ की मिट्टी का चरित्र, यहाँ का इतिहास और पूरी अर्थव्यवस्था का आधार तय करती हैं। नर्मदा। एकदम सही चुनाव है। नर्मदा के बिना मध्य प्रदेश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब आम तौर पर जब हम भारत की बड़ी नदियों की बात करते हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी हो गई, तो वो सब पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। हाँ, क्योंकि भारत का प्राकृतिक ढलान उसी तरफ है। कि अमरकंटक चोटी से निकलती है और उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों है कि ये पूरे देश के ढलान के विपरीत जा रही है? यही नर्मदा की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, नर्मदा किसी सामान्य मैदानी रास्ते से नहीं बहती, बल्कि वो पृथ्वी की सतह में पड़ी एक बहुत बड़ी दरार के बीच से गुजरती है। इसे भूगोल की भाषा में रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। रिफ्ट वैली मतलब जमीन के फटने से बनी हुई खाई। बिल्कुल। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई थी, तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया और उसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी रह गईं। नर्मदा का पानी इसी गहरी और संकरी खाई में कैद हो गया। अच्छा, तो इसलिए वो भारत के सामान्य ढलान को फॉलो नहीं कर सकती। एकदम सही। वो इस खाई के सहारे सहारे पश्चिम की ओर बहने को मजबूर है। तो ये एक तरह से एक प्राकृतिक पाइपलाइन में फंसी हुई है, जिसके दोनों तरफ चट्टानों की दीवारें हैं। अगर ये इतनी गहरी और पथरीली खाई से बह रही है, तो इसका मतलब है कि इसका बहाव बहुत आक्रामक होता होगा। बहुत ज्यादा आक्रामक। जब पानी एक संकरी और कठोर जगह से तेज गति से गुजरता है, तो उसका शक्ति प्रदर्शन सच में देखने लायक होता है। यही कारण है कि नर्मदा अपने रास्ते में इतने भव्य जलप्रपात बनाती है। मैंने सुना है अमरकंटक में भी इसके झरने हैं। हाँ, अमरकंटक में जहां से ये निकलती है, वहां कपिलधारा और दुग्धधारा जैसे प्रपात बनते हैं। लेकिन इसका सबसे रौद्र और खूबसूरत रूप जबलपुर के पास भेड़ाघाट में दिखता है। ओ, धुआंधार जलप्रपात। बिल्कुल। वहां नदी का पानी संगमरमर की कठोर चट्टानों से इतनी ताकत और ऊंचाई से नीचे गिरता है कि पानी की बूंदें हवा में बिखरकर एक धुएं या कोहरे जैसा गुबार बना लेती हैं। मैंने धुआंधार की तस्वीरें देखी हैं। वो सच में ऐसा लगता है जैसे पानी में आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। अब अगर ये नदी इतनी तेज है और एक खाई में बह रही है, हाँ। तो इसमें आसपास का पानी कैसे जुड़ता है? मतलब मैंने पढ़ा है कि तवा, शक्कर, हिरन और बरना जैसी कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं। हाँ, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं, है ना? कुछ रसोई के सामान जैसे तवा और शक्कर, और कुछ जानवरों के नाम पर जैसे हिरन। इससे इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाता है। नर्मदा लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करके खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर तक पहुंचती है, और इसके बिल्कुल समानांतर तापी नदी भी बहती है। जी, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। हाँ, तो तापी भी उसी तरह की भ्रंश घाटी का हिस्सा है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब ये दोनों नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक अंतर है। मुझे हमेशा से डेल्टा और एस्चुरी के बीच का ये विज्ञान थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, देखो, डेल्टा तब बनता है जब कोई नदी, जैसे गंगा हो गई, एक बहुत लंबे और समतल मैदानी इलाके से होकर समुद्र तक पहुंचती है। मतलब जहां जमीन एकदम सपाट होती है। हाँ, समतल जमीन पर नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है,
जब नदी धीमी होती है तो वो अपने साथ पहाड़ों से लाई हुई जो करोड़ों टन मिट्टी और गाद होती है उसे समुद्र के किनारे जमा करने लगती है। अच्छा, तो वो मिट्टी रास्ते में ही रुक जाती है? बिल्कुल, इस मिट्टी के जमाव के कारण नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वह पानी कई छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर समुद्र में गिरता है। वो जो पंखे के आकार का दलदली इलाका बनता है, बस उसी को डेल्टा कहते हैं। तो मतलब डेल्टा बनाने के लिए नदी के पास बहुत सारी मिट्टी होनी चाहिए और उसकी गति एकदम धीमी होनी चाहिए। एकदम सही पकड़े आप। अब नर्मदा और तापी को देखिए। हमने अभी बात की कि ये दोनों भ्रंश घाटी यानी कठोर चट्टानों के बीच से बह रही हैं। हाँ, तो इनके पास मिट्टी कम होती होगी। बिल्कुल। पहली बात तो चट्टानों के कारण ये अपने साथ बहुत ज्यादा मुलायम मिट्टी या गाद नहीं काट पाती, और दूसरी बात खाई में होने के कारण इनका ढलान बहुत तेज होता है। मतलब इनकी गति समुद्र तक पहुंचने तक कम नहीं होती। एकदम सही। ये दोनों नदियां एक फायर होस की तरह बहुत तेज प्रेशर से सीधा समुद्र में जाकर टकराती हैं। वहां कोई मिट्टी का जमाव नहीं होता, कोई शाखाएं नहीं बढ़ती। तो सीधा मिलन हो जाता है। हाँ, बस नदी का मीठा पानी एक गहरे और सीधे मुहाने के जरिए सीधे समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। इसी तेज और सीधे मिलन बिंदु को हम एस्चुरी या ज्वारा नदमुख कहते हैं। अब चंबल नदी की बात कर रही हैं। एकदम सही। चंबल नदी जो मालवा के पठार से निकलती है। चंबल का जो पूरा इलाका है वो अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है। जी, चंबल के बीहड़ तो पूरे भारत में मशहूर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर एक नदी जमीन का ऐसा ऊबड़-खाबड़ रूप कैसे तय कर सकती है? देखिए, चंबल को अगर हम मध्य प्रदेश की सबसे विद्रोही नदी कहें तो गलत नहीं होगा। इसका जन्म इंदौर के पास महू की जानापाव पहाड़ियों से होता है और ये उत्तर की दिशा में यमुना से मिलने के लिए निकल पड़ती है। तो ये बीहड़ कैसे बनते हैं? जब चंबल मालवा के पठार से गुजरती है तो वह एक बहुत ही विशिष्ट भौगोलिक प्रक्रिया को अंजाम देती है जिसे गुली इरोजन या अवनालिका अपर्दन कहते हैं। गुली इरोजन, ये क्या होता है? चंबल के इलाके की जो मिट्टी है वो जलोढ़ है, जो काफी मुलायम होती है, और वहां प्राकृतिक रूप से घने जंगल या बड़े पेड़ों की जड़ें नहीं हैं जो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रख सके। लेकिन जहां तक मुझे पता है, चंबल सिर्फ बीहड़ बनाने वाली एक बेकाबू नदी नहीं है। इंसानों ने इस विशाल आरी की ताकत को काबू करने की भी काफी कोशिश की है। 100%। चंबल की उसी आक्रामक गति और पानी की विशाल मात्रा का इस्तेमाल जल विद्युत पैदा करने के लिए किया गया। मतलब उस पर बांध बनाए गए। जी हाँ, नदी के बहाव को नियंत्रित करने और उसकी ऊर्जा को हार्वेस्ट करने के लिए इस पर बांधों की एक पूरी श्रृंखला बनाई गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध है। और आगे भी कुछ बांधे शायद। हाँ, फिर जब नदी आगे बढ़ती है तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इन बांधों ने न सिर्फ बिजली दी है बल्कि चंबल के उस बेगाम पानी को सिंचाई के लिए एक बड़े इलाके में बांट दिया है। केन बेतवा लिंक परियोजना की ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और ये जल प्रबंधन के इतिहास में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो बात यह है कि प्रकृति ने पानी का वितरण हर जगह एक समान नहीं किया है। मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम? बिल्कुल। केन नदी जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है उसके बेसिन में जरूरत से ज्यादा पानी होता है। वहीं दूसरी तरफ बेतवा नदी है जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन वहां हमेशा सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो क्या वो पानी ट्रांसफर करने वाले हैं? हाँ, तो इस प्रोजेक्ट का मूल विचार यही है कि केन नदी के उस अतिरिक्त पानी को एक लंबी नहर के जरिए बेतवा के बेसिन में ट्रांसफर कर दिया जाए। और बेतवा की स्थिति तो वैसे भी बहुत गंभीर है। इसे अक्सर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। हाँ, ये उपनाम काफी प्रसिद्ध है। आमतौर पर जब हम किसी नदी की तुलना गंगा से करते हैं तो हमारे दिमाग में पवित्रता और आस्था की तस्वीर आती है। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि बेतवा को ये नाम उसकी पवित्रता के कारण नहीं मिला है। जी हाँ, ये एक कड़वा सच है। बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि इसमें प्रदूषण का स्तर गंगा नदी की ही तरह खतरनाक रूप से बढ़ चुका है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिसे हम जीवन रेखा कह रहे हैं उसी को हम अपने औद्योगिक और शहरी कचरे से मार रहे हैं। ये हमारे विकास के मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पूर्वी मध्य प्रदेश की। अच्छा, आप फिर से उद्गम स्थलों की तरफ जा रहे हैं। हाँ,
हमने शुरुआत में कहा था कि ये राज्य एक वाटर टावर की तरह है और अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां ये बात एकदम सटीक बैठती है। बिल्कुल, अमरकंटक का महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ से नर्मदा निकलकर पश्चिम चली जाती है, लेकिन बिल्कुल उसी जगह से एक और नदी जन्म लेती है, सोन नदी, और वो एकदम उल्टी दिशा में यानी पूर्व की ओर निकल जाती है। जी, सोन नदी अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। और आप सिर्फ पूर्व और पश्चिम की बात कर रही हैं, जरा दक्षिण की तरफ देखिए। दक्षिण में क्या है? सिवनी जिले से एक नदी निकलती है, वैनगंगा। यह न नर्मदा की तरफ जाती है न गंगा की तरफ, यह सीधा दक्षिण की ओर बहती है और अंत में गोदावरी नदी प्रणाली में मिल जाती है। और जब हम नदियों के ऐसे अनोखे भौगोलिक व्यवहार की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की एक और नदी का जिक्र करना है जिसका बर्ताव शायद पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा है, माही नदी। हो, माही नदी, प्रतियोगी परीक्षाओं की एक और पसंदीदा नदी। हाँ, ये नदी किसी बहुत बड़े ड्रेनेज बेसिन के लिए नहीं, बल्कि अपने एक बहुत ही अजीब जिग-जैग पैटर्न के लिए जानी जाती है। ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है। लेकिन कोई नदी भला एक यू टर्न कैसे ले सकती है? ये पृथ्वी के काल्पनिक अक्षांशों और वास्तविक भूगोल के बीच का एक बहुत ही शानदार टकराव है। वो कैसे? मैं बताता हूँ। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर पहले उत्तर दिशा की ओर बहती है। उत्तर की ओर जाते हुए ये कर्क रेखा को पहली बार पार करती है। ठीक है, फिर क्या होता है? लेकिन इसके बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में अरावली की पहाड़ियों की भौगोलिक संरचना और वहां का ढलान कुछ इस तरह का है कि नदी को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। वो ऊंचाई उसे एक प्राकृतिक दीवार की तरह वापस मोड़ देती है। अच्छा, तो वो आगे नहीं जा पाती? हाँ, मजबूरन नदी वहां से घूमकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है, गुजरात की तरफ। और जब वो वापस नीचे आती है तो वो उसी कर्क रेखा को दोबारा काटते हुए निकल जाती है। मतलब पहाड़ियों ने उसे आगे जाने से रोक दिया और उसे एक यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, प्रकृति ने ही उसे रोका। भूगोल के ऐसे चमत्कार सच में आश्चर्यचकित कर देते हैं कि प्रकृति कैसे अपने ही नियम बनाती है और फिर उन्हें तोड़ती भी है। सही कहा आपने। और जब हम इन छोटी लेकिन खास नदियों की बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमें यह समझना होगा कि नदियों का प्रभाव केवल भूगोल या पानी की दिशा तक सीमित नहीं है। तो फिर उनका और क्या प्रभाव है? वे किसी भी राज्य की आत्मा होती हैं। उदाहरण के लिए मालवा के पठार से बहने वाली शिप्रा नदी को देखिए। अगर आप सिर्फ पानी की मात्रा या लंबाई के हिसाब से देखें तो ये नर्मदा या चंबल जैसी विशाल नहीं है। हाँ, शिप्रा काफी छोटी है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से शिप्रा का महत्व किसी महासागर से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि शिप्रा के किनारे ही उज्जैन शहर बसा है, जहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। तो फिर असली कारण क्या है? असली कारण ये है कि ये वो गर्भगृह है जो पूरे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देता है। हमने देखा कि कैसे नर्मदा एक कठोर खाई में कैद होकर भी पश्चिम की ओर अपना रास्ता खुद बनाती है। हाँ, वो अपनी मर्जी की मालिक है। हमने ये भी जाना कि कैसे चंबल मालवा के पठार पर एक आरे की तरह चलती है और बीहड़ों की भूल भुलैया रच देती है। कैसे अमरकंटक की चोटियां एक छत की तरह काम करती हैं जो पानी की एक बूंद को गंगा की ओर भेज सकती हैं और दूसरी को अरब सागर की ओर। एकदम सही सारांश निकाला है आपने। और अंत में हमने शिप्रा जैसी नदियों के जरिए उस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस किया जो हमें इन जलधाराओं से बांधता है। ये सच में किसी शरीर को जीवित रखने वाली नसों का एक विशाल और धड़कता हुआ जाल है। आज की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। अपने आसपास की नदियों को देखिए, उनके सफर को समझने की कोशिश कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।